हेलो टू एवरीवन, वेलकम टू केसीए कुकरेजा कॉमर्स एकेडमी। कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप सभी अच्छे होंगे और जो अपनी प्रिपरेशन है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में दिसंबर 2019 के कॉमर्स का जो पेपर 2 आप लोगों के पास में हुआ था उसके लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हूँ। आई एम रीटा रानी। ओके, सो मैं आप प्रीवियसली आई वॉज एन एजुकेटर ऑन एन अनअकैडमी। ठीक है, तो गाइस यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में दिसंबर 2019 के कॉमर्स के पेपर के लीगल एस्पेक्ट्स के पीवाईक्यूज को यहाँ पे कवर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है जी। सो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या क्वेश्चन पूछा गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। तो देखिए, तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे बनता है इसके बारे में आप लोग को पता है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों के पास में कौन होता था, प्रपोजल होता है जो प्रोमाइजी के द्वारा दिया जाता है। उस प्रपोजल की क्या होती है, एक्सेप्टेंस होती है। तो जब उसकी एक्सेप्टेंस होती है तो वो आप लोगों के पास में क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। क्या बनता है, प्रॉमिस बनता है। फिर जब उस प्रॉमिस के अंदर क्या जोड़ दिया जाता है, कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाता है। तो आप लोगों के पास में ये क्या बनता है, जब प्रॉमिस में कंसिडरेशन को जोड़ दिया जाएगा तो ये आप लोगों के पास में क्या बनता है, एग्रीमेंट बनता है। फिर जब एग्रीमेंट के अंदर क्या कर दिया जाता है, लॉ को जोड़ दिया जाता है तो ये आप लोगों के पास में क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है जी। तो अगर कॉन्ट्रैक्ट्स की सारी कंडीशन सब कुछ ठीक ठाक होती है, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या है, जो पार्टीज हैं वो क्या है, कॉम्पिटेंट है, मेजर है, साउंड माइंड है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसके अंदर फ्री कंसेंट है सभी पार्टीज की। ठीक है, एक लॉफुल कंसिडरेशन है, तो वो क्या बनता है, कॉन्ट्रैक्ट बनता है, वो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ठीक है, तो एक आप लोगों के पास में क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये क्या होता है, जब बना था तब तो ये क्या था, वैलिड था, है ना। ये कॉन्ट्रैक्ट जब बना था तब तो क्या था, वैलिड था। लेकिन जब इसके इन्फोर्स होने की बारी आई तो ये क्या हो गया, वॉइड हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको कहा था कि मैं क्या दे दूंगी आपको, अपनी फसल बेच दूंगी। ठीक है, या फिर मैं आपको क्या करूंगी, फ्यूचर में 2000 रुपीज के नोट पे करूंगी। अब 2000 के नोट ही सरकार ने बंद कर दिए तो वो क्या हो जाएगा, तो जब उसके इन्फोर्स होने की बारी हुई, जब वो कॉन्ट्रैक्ट के पूरे होने की बारी है, तब उसको पूरा कर पाना नहीं हो पाया। तो ये क्या होता है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट विच सीज टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। सो ये क्या होता है, वर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है। यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो क्या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो क्या है एक पार्टी के द्वारा पेंडिंग है। दो पार्टीज है ना, ऊपर एक प्रपोजल दे रही, दूसरी एक्सेप्टेंस कर रही है। तो जो प्रपोजल देती है वो आप लोगों के पास में क्या होती है, प्रोमाइजर होता है। जो एक्सेप्टेंस करता है वो क्या होता है, प्रोमाइजी होता है। तो जो जब क्या होता है, एक पार्टी के द्वारा पेंडिंग है तो उसको क्या कहा जाता है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। जब दोनों पार्टीज के द्वारा पेंडिंग होता है तो वो क्या बनता है, बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनता है। एक क्या होता है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जो एक्शंस के थ्रू होता है कि ये क्या है, इम्प्लाइड है। ओके, वहां पे एक्सप्रेस नहीं होता, उसको वर्ड्स के थ्रू नहीं बताया जाता है, वो इम्प्लाइड होता है। और जो वर्ड्स के थ्रू बताया जाता है वो क्या होता है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी रहेगा ये इसका आंसर हो जाएगा। So move to the next question. The indemnity holder is not entitled to. तो इंडेमिनिटी क्या होता है, ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है किस चीज का, प्रोटेक्शन का। कि यहाँ पे क्या होता है, जो एक पार्टी होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडेमिनीफायर हम लोग बोलते हैं। वो क्या करता है, जो इंडेमिनीफायर होता है वो क्या करता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, इंडेमिनिटी होल्डर को क्या करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। वो इंडेमिनीफाई क्या कहता है कि अगर आपको मेरी वजह से या फिर किसी थर्ड पार्टी की वजह से कोई भी नुकसान होता है तो उसको कौन कंपनसेट करेगा, इंडेमिनीफायर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। ठीक है, इंडेमिनीफायर प्रॉमिस करता है किसको, इंडेमिनिटी होल्डर को, कि वो क्या करेगा, इंडेमिनीफायर को क्या करेगा, प्रोटेक्ट, इंडेमिनिटी होल्डर को क्या किया जाएगा, प्रोटेक्ट किया जाएगा। प्रोटेक्ट किसको किया जा रहा है, इंडेमिनिटी होल्डर को। कौन कर रहा है, इंडेमिनीफायर कर रहा है। तो जो इंडेमिनिटी होल्डर है जिसको प्रोटेक्ट करना है ना, तो उसको क्या नहीं मिलता है, तो वो उसको सभी के सभी डैमेजेस लेने का अधिकार है, विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस अप्लाई। तो जो प्रॉमिस था उसके अंडर उसको जो भी लेने का अधिकार है, जितने भी डैमेजेस, तो ये हो जाएगा जितने भी कॉस्ट जो क्या हुई हुई है,
कॉन्ट्रैक्ट कोई भी केस था उस केस को से लड़ने के लिए जो भी जितने भी कॉस्ट आई है तो वो भी इंडेमनिटी होल्डर को मांगने का अधिकार है। ठीक है, जितने भी कॉम्प्रोमाइज हुआ तो उसका जितने भी पेमेंट उसके अंदर आती है उसको भी लेने का अधिकार है। बट ऐसी डैमेजेस जो एब्सोल्यूट ही नहीं है, ठीक है, वो इंडेमनिटी होल्डर को नहीं मिलेंगी। ठीक है, इंडेमनिटी होल्डर को वो डैमेजेस मिलेंगी जो सही है, रीजनेबल है, ठीक है, जो मिलने जायज है, बट जो एब्सोल्यूट ही नहीं है वो इंडेमनिटी होल्डर को नहीं मिलेंगी। ओके जी, सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, पार्टनरशिप एक्ट 1932, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अर्लियर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 और पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये दोनों किसका पार्ट थे? इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट थे। बट अब ये किसका पार्ट है? सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलग हो गया है और इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अलग हो गया है। पहले ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का पार्ट थे। तो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, सेल करनी है गुड्स की, ठीक है, तो गुड्स की डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है? गुड्स को सेल कर रहे हैं ना, तो गुड्स के डेफिनेशन में किसको इंक्लूड किया जाता है? तो गुड्स का मीनिंग क्या होता है? किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी से होता है जिसको मूव करवा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन है, लैपटॉप है, कैमरा है, फोन है, ये मूवेबल है, ये मूवेबल प्रॉपर्टी है। जो इमूवेबल होती है जैसे कि लैंड हो गया, बिल्डिंग होगी, घर हो गया, तो ये इमूवेबल प्रॉपर्टी होती है, इसको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। तो गुड्स के डेफिनेशन में क्या आते हैं? कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, एंड कोई भी ग्रोइंग क्रॉप्स, जो फसल खेत में खड़ी है, ठीक है, जमीन नहीं, जमीन इमूवेबल हो जाएगी, उसके ऊपर खड़ी हुई फसल वो गुड्स की डेफिनेशन में आती है। लेकिन एक्शनेबल क्लेम है, कोई भी बुक डेट है, ये गुड्स के डेफिनेशन में नहीं आती है। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, गुड्स की डेफिनेशन एज पर सेक्शन 2 क्लोज 7 ऑफ द एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बट मूवेबल प्रॉपर्टी में भी कुछ एक्सेप्शन है। किसको गुड्स की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है? एक्शनेबल क्लेम को और मनी को गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। बुक डेट भी मनी होगी तो उनको गुड्स के डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं करना है। तो किसको इंक्लूड करना है? एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़ के कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी है वो आएगी, स्टॉक आएंगे, शेयर्स आएंगे, ग्रोइंग क्रॉप आएगी, ग्रास आएगी, कोई भी जो थिंग्स हैं जो लैंड से जुड़े हुए हैं, जिनको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है जमीन से, है ना, जिनको जमीन से अलग किया जा सकता है, वो सभी गुड्स के डेफिनेशन में आएंगे। तो गुड्स के डेफिनेशन में क्या आएगा? हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी, एक्शनेबल क्लेम और मनी को छोड़कर, जिसमें स्टॉक आएंगे, शेयर्स आएंगे, थिंग्स जो भी क्या है लैंड का पार्ट है जिसको अलग किया जा सकता है, ये सभी आएंगे। ओके, मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये सभी आप लोगों को कॉन्ट्रैक्ट के ये एक्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये किस चीज के ऊपर बात करता है? ये आप लोग का बात करता है प्रोमाइजरी नोट के ऊपर, बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर और चेक के ऊपर। तो ये सभी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? नेगोशिएबल का मतलब क्या होते हैं? ट्रांसफरेबल होते हैं। एक पार्टी से दूसरी पार्टी को इनको ट्रांसफर किया जा सकता है, ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, ठीक है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जब फर्म क्या होती है? बंद हो जाती है। देखो, अगर डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अकेला होता तो वहां पे क्या होता है? जो पार्टनरशिप डीड है, एग्रीमेंट है, वो खत्म हो गया, एक नया एग्रीमेंट बनना, ठीक है। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जहां पे पूरी की पूरी जो फर्म होती है वो ही क्या हो जाती है? क्लोज डाउन हो जाती है। पूरी की पूरी जो फर्म है वो ही बंद हो जाती है, तो उसको क्या कहा जाता है? डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहा जाता है। शेयर कैपिटल ऑफ ए कंपनी के अंदर क्या होता है? जो कैपिटल होती है, पैसा होता है, वो शेयर्स से की फॉर्म में लोगों से कलेक्ट किया जाता है, तो वो क्या कहलाती है? शेयर कैपिटल होती है। तो देखिए, ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ये कहाँ पे होगा? जब गुड्स को आप लोग बेचेंगे तो वहां पर ही क्या होगा? ऑनरशिप ट्रांसफर होगी। तो ये किसका पार्ट है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स का पार्ट है। तो जो ए होगा वो आप लोग का सेकंड से कनेक्ट होती है, आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। सेल ऑफ गुडविल आफ्टर डिसोल्यूशन, नाम से ही क्लियर है बच्चा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। गुडविल क्या होती है? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट होती है जो हमको क्या करती है? हेल्प करती है कि जिससे क्या किया जा सकता है? एक फर्म जो होती है वो क्या करती है? दूसरों से ज्यादा पैसा अर्न कर सकती है, तो वो क्या होती है? गुडविल होती है, ठीक है। बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज, जब क्या होता है? देखो, जब कंपनी ने क्या करा,
पब्लिक को क्या दे दिया, शेयर्स दे दिए। कंपनी ने क्या करा, पब्लिक को क्या कर दिया, शेयर्स का इशू कर दिया। तो कंपनी ने पब्लिक को क्या दिया, शेयर्स दिए, पब्लिक ने बदले में कंपनी को क्या दिया, पैसा दिया। ठीक है, लेकिन जब कंपनी क्या करती है, पब्लिक को उनका पैसा वापस दे देती है। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को क्या कर देती है, उनका पैसा जो है वो क्या कर देती है, वापस कर देती है। पब्लिक कंपनी को अपने, पब्लिक जो होती है वो क्या करती है, कंपनी को शेयर दे देती है। तो उसको क्या कहा जाता है, बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज कहा जाता है। तो ये किसकी होती है, शेयर कैपिटल की होती है। प्रोमाइजरी नोट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। प्रोमाइजरी नोट क्या होते हैं, जहां पे जो बायर होता है वो प्रॉमिस करता है कि मैं क्या करूंगा, पे करूंगा। ठीक है, तो वो प्रोमाइजरी नोट होता है। ओके जी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिजम्पशन अबाउट ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज आता है, प्रोमाइजरी नोट आता है, चेक आता है। ठीक है, नेगोशिएबल का मतलब क्या होता है, ट्रांसफरेबल, जिसको क्या किया जा सकता है, ट्रांसफर किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें बिल ऑफ एक्सचेंज, चेक वगैरह आते हैं, तो इसकी प्रिजम्पशन क्या नहीं है। तो उसमें डेट होनी चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, स्टैंप होनी चाहिए, बट एब्सोल्यूट एंड गुड टाइटल टू ट्रांसफर ये जरूरी नहीं है। ठीक है, तो जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, ट्रांसफरर होता है। जो ट्रांसफर करता है वो कौन होता है, ट्रांसफरर होता है। जिसको ट्रांसफर किया जाता है वो कौन होता है, ट्रांसफरी होता है। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा। सो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेट टू द वारंटी। तो ये आप लोगों के पास में जो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट होता है उसका पार्ट है। तो जब गुड्स को बेचा जाता है तो उसके अंदर आप लोगों के पास में क्या होती है, स्टिपुलेशन होती है। मीन्स कुछ चीजें होती है जिनके बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो उसमें दो चीजें आती हैं, एक क्या होता है, कंडीशन। कंडीशन जो प्रोडक्ट की मेन जो पर्पस होता है, जैसे कि एसी खरीद रहे हैं, एसी का मेन पर्पस क्या है कि वो कूलिंग करेगा, तो वो उसकी क्या है, कंडीशन है। ठीक है, उसके साथ में उसके लिए उसकी सर्विस के लिए 2-3 साल फ्री सर्विस है, तो वो क्या बन जाएगी, वारंटी बन जाएगी, जो एडिशनल हो जाएगी। ठीक है, तो जो मेन पर्पस होता है कॉन्ट्रैक्ट का वो क्या होता है, कंडीशन। जो एक्स्ट्रा होता है वो क्या होता है, वारंटी। अगर कंडीशन टूटी, अगर कंडीशन टूटी तो उसको क्या कहा जाता है, उसको क्या ट्रीट किया जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। अगर कंडीशन टूटी तो उसको क्या माना जाता है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। लेकिन अगर वारंटी टूटी तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता, उसको कॉन्ट्रैक्ट का टूटा हुआ नहीं माना जाता है। तो वारंटी से क्या जुड़ा हुआ है, तो जो पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो क्या होता है, कंडीशन। अगर वो टूटी तो जो ग्रीव पार्टी, ग्रीव पार्टी का मतलब पीड़ित पार्टी, जिसको नुकसान हुआ है, वो कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ सकती है, तो वो क्या होती है, कंडीशन होती है। ठीक है, मेन पर्पस क्या होता है, कंडीशन होती है। लेकिन जहां पे केवल डैमेजेस क्लेम की जा सकती हैं, जो एडिशनल होता है वो क्या होती है, वारंटी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द हु आर द पार्टीज टू दी चेक। तो चेक की जो पार्टीज होती हैं वो कौन कौन होती हैं, तो कोई चेक को लिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों के पास में क्या होगा, ये याद रखिएगा, चेक के केस के अंदर आप लोगों के पास में जो ड्रॉई होता है, चेक हमेशा किसके ऊपर लिखा जाता है, बैंक के ऊपर लिखा जाता है। ठीक है, जो चेक को लिखता है वो कौन होता है, ड्रॉर होता है। ठीक है, जिसको पेमेंट मिलेगी वो कौन होता है, पेई होता है। चेक को एक्सेप्ट करने वाला एक्सेप्टर होता है, होल्डर होता है। तो ये सभी क्या है, चेक की, सॉरी, एक्सेप्टर नहीं होता चेक के केस के अंदर कोई भी। ठीक है, याद रखिएगा, चेक के केस में कोई एक्सेप्टर नहीं होता, ड्रॉर होता है, ड्रॉई होगा, पेई हो जाएगा, चेक होल्डर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्टेंस की तो कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ABD, ड्रॉर होता है जो चेक को लिख रहा है, पेई जिसको पेमेंट रिसीव होगी, होल्डर होता है। चेक हमेशा किसके ऊपर लिखा जाता है, ड्रॉई, बैंक के ऊपर ड्रॉन होता है। सो ये थे अभी के लिए हम लोगों के क्वेश्चंस। होपफुली आप लोगों को ये क्लियर हो गए होंगे। सो अगर आपको ये वीडियोस अच्छी लग रही है तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इन वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू टू एवरीवन।